हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कम्युनिटी पावर थेसिस। ठीक है, या इसको प्लूरिस्टिक थेसिस पावर भी कहते हैं। मीनवाइल देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा क्लासिकल थ्योरी, उसमें क्या है कि ये जो ऊपर के लोग हैं, ये जो फ्यू लोग हैं, इनके पास ही पावर है। ठीक है ना, दो अलग अलग पढ़ी थी, एक मोस्का और पैरेटो की, कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने पर्सनल क्वालिटी से इलीट बन सकता है। और सी डब्ल्यू मिल का क्या कहना था कि इंस्टीट्यूशन, जो थ्री इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर आप चल जाते हैं तो आप इलीट में आ जाते हैं, वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। इस थ्योरी में हमें पढ़ना है कि नहीं, जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मल्टी पावर है। ठीक है ना, यानी कि डिफरेंट जगह पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यानी मल्टी पावर के डायमेंशंस हैं। और ये जो प्लूरलिस्टिक थीसिस पावर के जो लोग हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है क्लासिकल्स को। ठीक है ना, तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है क्लासिकल्स को कि जो आप बोल रहे हैं कि फ्यू हैंड्स में पावर है या किसी सिंगल पर्सन के पास पावर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पावर्स बहुत जगह डिवाइडेड है। ठीक है, और क्या कहते हैं ये लोग, इनका कहना है प्रोग्रेसिव चैलेंज द मेन इलीट कंटेंशन दैट सोसाइटी इज मार्क्ड बाय सिंगल सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज कर, जैसे एग्जांपल में मैंने ले लिया है, जैसे मान लो अभी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वही लॉ बना रही है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो उन्हीं के हैंड्स में पावर है और किसी के पास पावर्स नहीं है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। दूसरा क्या है, मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट पावर लाइज इन द फ्यू हैंड्स बट इन मॉडर्न सोसाइटी देयर आर डिस्पेंस सोर्स ऑफ पावर, यानी डिस्पेंस यानी डाइवर्सिटी। यानी मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बहुत लोगों के पास है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास है। ठीक है ना, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जगह, सिर्फ एक जगह नहीं है। आगे क्या कहना है, रॉबर्ट डल रोट, उनकी एक किताब है हुज गवर्न, एस छूट गया, हुज गवर्न, दैट इकोनॉमिक फैक्टर आर नॉट द सोल फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग। यानी ये जो पावर हम बोल रहे हैं कि फ्यू हैंड्स में है, और ये पावर को का जो सेंस हम ले रहे हैं वो इकोनॉमिक एंगल से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, लाइक पॉलिटिक्स हो गया, पॉपुलेशन, साइंस एंड टेक, एग्रेरियन, स्ट्रक्चर, हेल्थ, डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक के बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि हाँ इकोनॉमिक के वजह से सिर्फ पावर कुछ लोगों के ही हाथ में है। ठीक है, आर्नोल्ड एम रोज हैव सिमिलर व्यू लाइक डेल that political elite don't work in the globe of economic people। यानी कि सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल थिंग्स कर रहे हैं पीपल्स के लिए। ठीक है ना, वो मतलब सिर्फ ऐसे समझो, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस किसके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ वो जो फ्यू लोग हैं, वो फ्यू जो जिनके पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा है, इकोनॉमिक पावर बोल दीजिए, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, या इन दोनों वर्ड से नहीं समझ में आ रहा तो बिजनेसमैन में बोल दूं। ठीक है, तो आर्नोल्ड एम रोज का जैसा डल का व्यू है कि सिर्फ पॉलिटिकल इलीट जो है वो सिर्फ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कहना सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें तीन ही ग्रुप बना, जो इंस्टीट्यूशंस थे वो थ्री थे, एक मिलिट्री था, दूसरा गवर्नमेंट थी, और तीसरा बिजनेसमैन था। तो गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाता है आपका मिलिट्री, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिजनेसमैन लोगों के लिए सिर्फ काम कर रही है, ऐसा कहना गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एज पर एंथोनी, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डिपेंड देयर इंटरेस्ट इन मार्केट, ट्रेड यूनियन, एसोसिएशन, ईटीसी प्ले सिमिलर रोल इन पॉलिटिक्स टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ देयर नंबर्स एंड वर्कर्स। इसमें कहने की बात क्या हो रही है कि जो आपने बोला है कि फ्यू हैंड्स के पास ही पावर है, ठीक है ना, ये जो ऊपर वाले लोग हैं इन्हीं के पास पावर है, बट ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, जैसे मार्केट हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, या किसी भी चीज का, फार्मर्स का एसोसिएशन हो गया, तो अगर इनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो ये क्या करते हैं, फिर अपना प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं और अपने इंटरेस्ट को फुलफिल भी करते हैं। अगर सिर्फ आपके पास पावर है, जो आप चाहते हैं वो होगा, ऐसा कहना मॉडर्न टाइम में
सही साबित नहीं होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं। तो आपके पास ठीक है, आप गवर्नमेंट में, आप बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने वाले हैं, मान भी लिया, लेकिन ऐसा सच में हो नहीं सकता। लोग अपोज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं जो उनका इंटरेस्ट है वो लेके रहेंगे। ठीक है। In multi-party democracy like India, have same contention, pressure group, NGO, oppositions have the voice of people। यानी जो प्रेशर्स ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, एनजीओ होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं लोगों की आवाज या लोगों का जो इंटरेस्ट है, देखिए कहीं भी देखिए सरकार तो बनी हुई है, और सरकार के पास अपनी मिलिट्री, आर्मी, ये सारी चीजें तो हैं ही, तो पावर में तो हैं ही आप। या जो CW मिल की थ्योरी है, उस अच्छा आप बिजनेसमैन को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। ये एग्जाम्पल एकदम याद रखिए, क्योंकि ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये 3 लोग हो गए। अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे इसमें एग्जाम्पल है, इसी को डिस्कस कर लेता हूँ मैं अपना एग्जाम्पल। जैसे फार्मर बिल है, ठीक है। अब गवर्नमेंट पावर में है, ठीक है, गवर्नमेंट पावर में है, उसी की अपनी मिलिट्री है या आर्मीज है, ठीक है। मान लो ये ग्रुप किसी बिजनेसमैन को प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम्पल है ये। तो फार्मर्स क्या किए, अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने अपोज किया, प्रोटेस्ट किया, और गवर्नमेंट पावर में थी फिर भी उनको बात माननी पड़ी। तो आप जो ये पावरफुल इलीट थ्योरी, ये सारी चीजें जो बना के रखे हो, और जो पावरफुल लोग हैं वो जो चाहेंगे वही होगा, तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुंदनकुलम पावर प्रोजेक्ट, ये भी पुराना एग्जांपल है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो एनजीओ डू द हर्डल इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फिर एक एडवाइजरी बॉडी बनी और फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया। तो अगेन जैसे यहाँ फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया। या अभी जैसे एक एग्जांपल है, सोशल मीडिया, प्रेशर दिया जाता है गवर्नमेंट पे, बेरोजगारी दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल पे ऐसा कुछ हैशटैग बेरोजगारी दिवस, या एक मतलब एक डे घोषित कर दो, जैसे आज कितना तारीख है, जो भी डेट हो, 21 नवंबर, 20 नवंबर, उसको हम आज से बेरोजगारी बेरोजगारी दिवस मनाएंगे, हो गया। अब ये चीज ट्रेंड करवा दी है, इससे गवर्नमेंट को पे हम प्रेशर बना रहे हैं। तो ये बात है कि ठीक है, आप गवर्नमेंट में है, आप पावर में है, आपके पास मिलिट्री है, आपके पास आर्मीज है, लेकिन जो इंटरेस्ट ग्रुप है, किसी ग्रुप के साथ गलत हुआ है, तो वो ग्रुप क्या कर सकते हैं, उस जो पावरफुल पर्सन्स है ना, उसको फिर वो नीचे ला सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि आपने जो थ्योरीज बताई हैं कि पावरफुल है, लीड है, जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है। देखो, मैं ऐसा लैंग्वेज इसलिए यूज करता हूँ ना, क्योंकि अभी क्रिटिसिज्म पढ़ रहा है। ठीक है ना, कैसे ये पुरानी जो थ्योरीज है, क्लासिकल इलीट थ्योरी है, और जो CW मिल की थ्योरी है, उसको हमें अपोज करना है। तो ऐसे लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ कि हाँ, मैं जब मैं उनकी थ्योरी बता रहा था, तो उस थ्योरी के बारे में कि हाँ ऐसा ऐसा भी होता है, सच्चाई है, जैसे USA के बारे में हमने बात किया। लेकिन अभी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेने होंगे जिससे आपको पता चले कि हाँ, सच में सिर्फ जिसके पास पावर से वो जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। या फिर मैं एक और एग्जाम्पल ले सकता हूँ। देखो, ये केस मेरे को पूरा तो नहीं पता है, बस मैंने देखा था कहीं। एक तो ये जो फॉरेस्ट वाली बात हुई थी, ठीक है, इस पे काफी प्रोटेस्ट हुआ, वो जो हाथी वगैरह थे वो भी अपोज कर रहे थे, एनिमल्स वगैरह। एक ये हो गया, फिर एक कोई हाथी था जिसको कोई कंपनी, XYZ कंपनी थी, वो अपने जगह लेके जा रही थी, तो उस गांव ने प्रोटेस्ट किया कि वो हमारे घर गांव का हाथी है, वो किसी जगह पे जाके, अलग जगह पे जाके नहीं रहेगा। तो ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पावरफुल आदमी को भी झुकना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पावर। अब देखिए, टाइप्स ऑफ पावर में ये सारी चीजें आप देख चुके हैं, ठीक है। इन चीजों को भी आप रिलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अथॉरिटी के बारे में वीवर ने बात की है, सोशल ऑर्डर के बारे में पार्सन ने बात की है, इकोनॉमिक के आधार पे पावर का के बारे में मार्क्स ने बात की है। आपने पढ़ा भी था कि उन्होंने बोला है कि पावर जो है, बस याद दिलाने के लिए, याद आपको रखना चाहिए, पावर को इन्होंने क्या बोला कि ये क्लास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्लास कौन सा, वही हैव्स और हैव्स नॉट। ठीक है, चलिए, पैरेटो मॉस्को ने क्लासिकल पावर एलीट के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को दिखाया है। CW मिल ने जो बात की है, पावर एलीट पे बात की है, और इन्होंने इंस्टीट्यूशन को शोकेस किया है। ठीक है, चलिए, यहां हम जो पढ़ रहे हैं ये है रिवॉर्ड पावर या कोerसिव पावर बोल सकते हैं।
रिवॉर्ड पावर जैसे इंडिविजुअल कोई है, अगर वो अच्छा करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। कोर्सिव पावर में इंडिविजुअल अगर कुछ गलत कर रहा है तो पनिशमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल नहीं दिया, लिख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे बॉस, ठीक है ना। अब बॉस क्या है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो बॉस बॉस आपको क्या देगा, प्रमोशन देगा। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो डिमोशन। तो प्रमोशन हो गया, बोनस हो गया, तो बॉस ये सारी चीजें दे सकता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो जाता है लेगिटिमेट पावर, ठीक है ना। अब लेगिटिमेट का मतलब बोल सकते हैं लीगल या फॉर्मल पोजीशन, ठीक है ना, लीगल या फॉर्मल पोजीशन। अब जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये सब एक लीगल पोजीशंस पे हैं, फॉर्मल पोजीशंस पे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये लेगिटिमेट पावर हो गया। थर्ड हो जाता है हमारा कौन सा पावर, रेफरेंट पावर। रेफरेंट में आ जाता है आपका, आप बोल सकते हैं कि जैसे कोई ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इस इंडिविजुअल के पास कुछ क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, इनको लाइक कर रहे हैं, इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या एडमायर कर रहे हैं, एडमायरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया है, एट्रीब्यूट पावर होता है किसी इंडिविजुअल के पास है, ठीक है ना, उसे लोग लाइक करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे अभी वो जो एक्टर थे उन्होंने कुछ कुछ किया था, सोनू सूद, या कोई आपको लीडर हो सकते हैं जो आपको पसंद है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं उनके कामों को। एक्सपर्ट पावर क्या हो गया, स्किल एंड नॉलेज के बेस पे आपके पास कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, जैसे टीचिंग स्किल हो गया, कोडर्स हो गए, टेकीज हो गए, या डॉक्टर्स हो गए, ठीक है ना, इंजीनियर्स हो गए हमारे। तो इन सब के, इनके नॉलेज के बेसिस पे लोग इन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इन्हें पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या हो जाता है, एक्सपर्टीज होता है उस एरिया का, उस सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए, तो ये चार टाइप के पावर हो गए। आगे चलते हैं ब्यूरोक्रेसी। देखिए फिर से बता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी हमने वीबर का अच्छे से पढ़ रखा है, थोड़ा थोड़ा उसका भी पॉइंट लेंगे, और आप जो इसमें पॉलिटी वगैरह में पढ़ते हैं उन चीजों को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, डाइवर्स बनाने के लिए, ठीक है ना। हम सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, बट आप पॉलिटी के भी पॉइंट ऑफ, कि इन चीजों के बारे में इस आर्टिकल में लिखा है, ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपका आंसर डाइवर्स बनता है, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। चलिए, तो ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वीबर ने लीगल रैशनल अथॉरिटी के बारे में बात की थी, जैसे पुलिस हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया उन्होंने। एज पर मैक्स वीबर, ब्यूरोक्रेसी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैविंग ऑफिशियल पेड फुल टाइम, यानी फुल टाइम जॉब रहती है। फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या होता है, यानी ये देखो, आईएएस से अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी, फिर सेक्रेटेरिएट, यानी चेन बना हुआ है, आप अपर लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड इट स्ट्रक्चर्ड लीगल रैशनल थिंकिंग, फिर कैबिनेट, पीएम, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लीगल रैशनल अथॉरिटी बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी फॉर्म में चीजें आगे बढ़ती हैं, ऐसा मैक्स वेबर का कहना है, और हमारे इंडियन में भी, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में भी वो चीज दिखती है। ब्यूरोक्रेसी इज आउटसाइड फ्रॉम पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, साइंटिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, यानी ब्यूरोक्रेसी इन सब से बाहर होता है, ठीक है। अब फीचर्स क्या है, अब देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो हमने पहले भी पढ़ा था, उसके फंक्शंस पढ़े थे, जब हम मैक्स वीवर को पढ़ रहे थे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के फंक्शंस बताए थे, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, उसको भी इस टॉपिक में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या क्या है, इट शुड हैव लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है, रैशनल ऑर्डर होगा। कॉम्प्लेक्स टास्क इज डिवाइड इनटू सिंपलर वन, यानी जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, सबका काम डिफाइंड है, आपको उसके अंडर, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। द ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेट इज बाउंडेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, यानी वो हायरार्की बनी है, कैसे कैसे आप नीचे पोजीशन पे धीरे धीरे ऊपर कैसे जाएंगे, ये हायरार्की बनी है। रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बने हैं, रूल्स प्रोसीजर्स जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेट्स शुड मेक डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है ना, यानी इमोशनली उन्हें इंटेलिजेंट रहना है, पर्सनल और, जैसे बहुत जगह आप नहीं देखते हैं कि आपको पता होता है कि गलत है लेकिन सबूत नहीं है, सामने वाला बच के निकल जाएगा, तो वहां पे इमोशनल नहीं हो जाना है, ठीक है ना। अगर आप इमोशनल होकर डिसीजंस लेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं,
फिर आपकी ही इंक्वायरी होगी। आप बेटर हैं, आप रैशनल रहें, ठीक है। आपका जो प्रोफेशन है उस अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। बहुत जगह आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, हर एक एग्जाम्पल देखा जाए ना तो मेरे ख्याल में जब तक वो पूरी पिक्चर आपके पास पता नहीं रहती है आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ब्यूरोक्रेट्स आर परमानेंट एंड दे आर पेड इन कैश। यहाँ कैश का मतलब है कि भाई पेमेंट इनको फुल्ली मिलता है, ये परमानेंट होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स आर लाइबल और अकाउंटेबल फॉर कंडक्ट ऑफ वर्क, यानी जो भी वो काम किया है उसके लिए वो क्या रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। ब्यूरोक्रेट शुड फॉलो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो रहेगा तभी आप उस एग्जाम को, यूपीएससी एग्जाम को दे पाएंगे, ठीक है। और भी बहुत है, साथ नहीं है लिखने के, और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना काफ़ी है। थोड़ा और भी जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लें। कार्ल मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा कि ब्यूरोक्रेसी इज फॉर्म फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, यानी इनका मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है वो कैपिटलिस्ट को फेवर करने के लिए बस बनी हुई है और कुछ नहीं। लेनिन का क्या कहना है, लेनिन आर्ग्यूड दैट ब्यूरोक्रेसी इन एडमिनिस्ट्रेशन नीडेड एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिविटी, परफॉर्मेंस, यानी लेनिन को ऐसा लगता है कि इन चीजों की जरूरत है ब्यूरोक्रेसी में, ये चीजें अगर रहेंगी तो ब्यूरोक्रेसी काफी अच्छे से वर्क करेगा। नेक्स्ट है, क्रिटिसिज्म क्या है ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेट हैव डिफरेंट एथिक्स सो इट इज डिफिकल्ट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी जो एथिक्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसकी वजह से जो रियल पिक्चर ब्यूरोक्रेसी का क्या है वो पता नहीं लग पाता है। सेकंड क्या है, ब्यूरोक्रेसी बिकेम पपेट ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसको हम पॉलिटिजाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं, यानी पॉलिटिक्स जब ब्यूरोक्रेसी में घुसता है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लेने लग जाते हैं अंडर प्रेशर और फियर एनीथिंग, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी एक पपेट की तरह बन जाता है। अब क्या सच है नहीं है, हमें क्रिटिसिज्म में यही लिखना है, ठीक है। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन इतना काफी है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हुआ है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें अब हम पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप्स को, ठीक है। और हर जगह आपको दो दो तीन तीन टॉपिक ही मिलेगा, जिससे हम मतलब आने वाले अब जितने भी वीडियोस आएंगे ना उसमें सब में यही रहेगा, दो या तीन टॉपिक्स रहेंगे। अच्छा एक और चीज बता दे रहा हूँ कि जो टाइटल होता है, ठीक है ना, यूट्यूब में जो आप टाइटल देख रहे हैं या फिर वो जो आपको क्या बोलते हैं, इसको थंबनेल बोलते हैं, तो थंबनेल में या टाइटल में जो टॉपिक लिखा हुआ है ना उसी से ही पीडीएफ मतलब ग्रुप में रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, कम्युनिटी पावर थेसिस, तो पीडीएफ भी इसी नाम पे रहेगा, इसके अंडर ही तीनों टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप और मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने जीएस सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए आप, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ह्यूज सिलेबस रहता है, जीएस 1 2 3 4, फिर आपका आता है ऑप्शनल, ठीक है। तो इन जीएस पे कमांड बनाइए, ऑप्शनल को भी साइड में लेके चलिए, आंसर राइटिंग जरूर कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लोग यही सोचते हैं कि मैं एक बार पूरी नॉलेज ले लूंगा उसके बाद आंसर राइटिंग करूंगा, ये सोचना गलत है। आप जितना नॉलेज ले चुके हैं उस हिसाब से ही क्वेश्चंस का आंसर लिखना, जैसे आप लगभग यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो थिंकर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में लिख के तो देखिए, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि नहीं मैं पूरा नॉलेज ले लूंगा उसके बाद मैं आंसर राइटिंग शुरू करूंगा, बहुत वक्त बीत जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ऐसे अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलते हैं, बाय।